नमस्कार। आज 3 दिसंबर है और आज ही के दिन शुरू हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ जिसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये युद्ध की नौबत आई क्यों? ये युद्ध की नौबत इसलिए आई कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो कि मुसलमानों के लिए बनाया गया था। जिन्ना ने बोला था कि इस देश में मुसलमान महफूज रहेंगे और हम इसीलिए इंडिया से अलग हो रहे हैं। लेकिन 1971 आते आते दोनों दोनों मुल्क, दोनों देश, दोनों मुस्लिम मुल्क एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। क्यों हुआ ऐसा? इसका एक एक उदाहरण है कि जो भी चीज़ रिलीजन के बेसिस पे की जाती है, जो भी चीज़ नफ़रत के बेसिस पे बनती है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। पाकिस्तान भी कुछ ऐसी ही चीज़ों से, कुछ ऐसे ही मंसूबों के तौर पे बना था। और स्टोरी, ये जो कहानी थी पाकिस्तान की उसके बाद, आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के, इंडिया से अलग होने के बाद से, उसमें कूट कूट के भरी है ये नफ़रत की आवाज़ें। और ये जो एक दूसरे से बैर, अपने आप को सुपीरियर समझना, पंजाबी और सिंधी कम्युनिटी का बांग्लादेश को दबाना, उनकी भाषा को इन्फीरियर भाषा बोलना, उनकी भाषा को स्टेट लैंग्वेज का दर्जा ना देना। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो आज पाकिस्तान है वहाँ पे होती थी। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती थी। बांग्लादेश की लोगों को, उनकी कल्चर को वो लोग पाकिस्तानी, जो आज पाकिस्तान है, ये लोग इन्फीरियर मानते थे और उनको कोई राइट्स नहीं देते थे। 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बांग्लादेश की अवामी लीग, जिसके चीफ थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स मिली थी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन पंजाबी लॉबी और सिंधी लॉबी, यानी कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, उन्हें अपने हाथ से सत्ता जाती हुई दिखी तो उन्होंने ये देने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ पाकिस्तान में एक ऑपरेशन मार्च में, ऑपरेशन मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 लाख लोग पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिए। 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 50 लाख से 1 करोड़ लोग इंडिया में आ गए, इंडिया में रेफ्यूजी बन के आ गए, जो कि इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम थी। उनके लिए खाना भेजना, उनके लिए सामान भेजना, उनके रहने का इंतज़ाम करना, इंडिया भी इससे परेशान हुआ। मेजर खादिम हुसैन राजा अपनी एक किताब में लिखते हैं, जो कि वहीं पे थे, वो ये कहते हैं कि भाई उनकी पोस्टिंग ईस्ट पाकिस्तान में थी। बोले कि मैं अपने ही कंट्री में रह रहा हूँ और बांग्लादेश में, और मेरे को बिल्कुल यहाँ पे एक स्ट्रेंजर हूँ मैं अपने ही कंट्री में। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि वहाँ पे जो जनरल नियाज़ी थे, जो कि वहाँ के पूरे कमांडर थे, पूरा उनके अंडर चलता था, उनकी सोच थी। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि इन बंगालियों की मैं पूरी नस्ल बदल दूंगा। अब सोचिए, कोई आदमी आप ही के देश से आया है और आप ही के कंट्री में आके ऐसी बात बोल रहा है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी। अगर ऐसी बात बोल रहा है तो फिर कहाँ चल पाएगी? और क्या नफ़रत नहीं होनी चाहिए बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, या जनरल नियाज़ी के लिए? जनरल नियाज़ी ने वहाँ पर जा कर के जो काम शुरू किए, उनकी आर्मी ने बैंक लूटने शुरू किए, उनकी आर्मी ने रेप करने शुरू किए, उनकी आर्मी ने मर्डर करने शुरू किए। और नियाज़ी ने जनरल राजा से खुद बोला, जब वो पहुँचे ही थे और वो हैंड ओवर ले रहे थे, तो खुद उन्होंने बोला कि यार ये हैंड ओवर वगैरह छोड़ो, ज़रा मुझे अपनी बांग्लादेशी गर्लफ्रेंड्स का नंबर दीजिए। ये करने वो वहाँ पहुँचे थे। ये जनरल राजा खुद अपनी किताब में लिखते हैं। उसके बाद जनरल राजा ने बोला कि जब मैं वहाँ काम कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा, ऐसा दिखा कि ये लोग जो हैं, मेरे ही अपने जो सैनिक हैं, वो बांग्लादेश को, ढाका को बांग्लादेश की हीरा मंडी बोलते हैं। अब हीरा मंडी पाकिस्तान में बड़ा फेमस रेड लाइट एरिया है।
कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स अपनी किताबों में लिख रहे हैं। यहाँ तक कि जनरल राजा ने बोला कि भाई जो उनके सैनिक थे वो बोलते थे कि हमें नियाज़ी क्या बोलेगा, वो तो खुद बलात्कारी है, वो तो खुद रेप करता है। जिस जनरल की प्रेस्टीज ऐसी हो, आप सोच सकते हैं कि क्या उधर हो रहा होगा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, हमूदुर रहमान कमीशन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कमीशन था, उन्होंने भी ये रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा हुआ। और जनरल नियाज़ी को इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि ये जनरल याह्या खान और नियाज़ी, उस समय के प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान और नियाज़ी, दोनों इसके लिए वो हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सिर्फ याह्या खान और नियाज़ी ही नहीं थे, इसमें और लोग भी थे। अब और लोग कौन थे? और लोगों में एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस समय के अब्दुल हामिद खान, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन तीनों ने मिल के ये साजिश रची, और जो 1971 में नई इलेक्टेड पार्लियामेंट के जो सत्र बुलाया गया था 1 मार्च का, उसे याह्या खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे ही पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद 6 मार्च को याह्या खान ने एक लेक्चर दिया, बड़ा प्रोवोकेटिव लेक्चर, पढ़े गुस्से में, रोष में, और उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, रोष है, ये सब कुछ सिर्फ मुजीबुर रहमान की वजह से हो रहा है। उन्होंने भुट्टो को कुछ नहीं बोला उसमें। उसके बाद 26 मार्च से ये ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ तो हत्या, बलात्कार, लोगों का पलायन चल रहा था बांग्लादेश से, साथ ही वहाँ पे जो पाकिस्तान के मतलब बांग्लादेश के जो ऑफिसर्स थे, या जैसे ब्रिगेडियर मजूमदार और दूसरे बड़े ऑफिसर्स, उन सबको नज़रबंद किया जाने लगा। उसमें ही एक ज़िया ऑफिसर भी थे जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने, उसमें ही उन्हें भी ऐसी चीज़ें दिखी, तो उन्होंने अपने 2 सीनियर जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, उन दोनों को गोली मार दी और कंट्रोल में ले लिया अपना पूरा एरिया। और कुछ पाकिस्तान के ऑफिसर्स रिज़ाइन करके इंडिया आ गए। कुछ पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने कोशिश की भागने की, बहुतों ने, कुछ बांग्लादेशी, बंगाली ओरिजिन के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने भाग गए, भागकर इंडिया आ गए। कुछ रिज़ाइन करके वापस अपने कंट्री पहुंच गए। कुछ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, वो भी छोड़ करके बांग्लादेश चले गए। एक ऑफिसर एयरफोर्स का, जो कि जिसको वीर श्रेष्ठ अवार्ड भी दिया गया, उसने तो एक प्लेन हाईजैक करने की कोशिश की पाकिस्तान से, यानी कि इधर लाहौर से, और वो इंडिया आना चाहता था। बीच में ही उसका प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि एक और पाकिस्तानी ऑफिसर था, उसने उस प्लेन को जाने नहीं दिया, तो प्लेन क्रैश हो गया, वो उसको अवार्ड दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो झगड़े चल रहे थे, उसी में कोशिश ये की जा रही थी कि याह्या खान की तरफ से कोशिश ये हो रही थी कि यूनाइटेड नेशन से और इंटरनेशनल प्रेशर से इसको, लड़ाई को रुकवा दिया जाए। 22 नवंबर को उनके एक ऑफिसर ने उनसे बोला कि देखिए, हम एक तरफ से भुक्ती बाहिनी को झेल रहे हैं ईस्ट में, अगर हम वेस्टर्न फ्रंट खोल देंगे तो वेस्टर्न फ्रंट खोलने के बाद इंडिया प्रेशर में आ जाएगा, दोनों साइड से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी उसे। तो उन्होंने ये बोला कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाएगा तो बढ़िया होगा, हम लोग अभी दूसरा फ्रंट ना खोले तो अच्छा है। 26 नवंबर तक क्लियर हो गया था कि अब कोई और सपोर्ट नहीं करेगा उन्हें, तो उन्होंने फिर डिसीजन लेने शुरू किए। हालांकि इसमें अमेरिका उनके साथ था, अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाह रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन ने बोला कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को ब्लॉक करेंगे आप अगर सिक्योरिटी काउंसिल गए तो। अब बहुत क्लियर था कि भाई होनी ही है लड़ाई, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि 2 दिसंबर को हम अटैक करेंगे। 2 दिसंबर की जगह 3 दिसंबर हो गया। 3 दिसंबर को जो उन्होंने अटैक किया था, उसमें एक्शन प्लान बनाया कि भाई हम 3 दिसंबर को जो उसमें हम एयर अटैक करेंगे और इतने प्लेन से करेंगे, सरप्राइज एलिमेंट लाएंगे। लेकिन इंडिया की खूबी है, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट वॉर टाइम पे भी और वैसे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उनके ये सारे प्लान्स, वॉर रूम में जो बात चल रही थी, वो इंडियन ऑफिसर्स तक, इंडियन इंटेलिजेंस तक, इंडियन आर्मी तक पहुंच रही थी। तो इंडिया ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब इस पूरे ड्रामे के पीछे
ये जो अटैक किया, अटैक करना था, इसके पीछे इनकी इनकी थिंकिंग क्या थी कि इंडिया पे अटैक करेंगे तो क्या बच जाएंगे, क्या इंडिया हमें वो नहीं करेगा, इसके पूछे क्या इंडिया से हम जीत जाएंगे। हाँ, इससे पीछे याया खान थे जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और आर्मी डिक्टेटर थे। अब याया खान की एक माइंडसेट था। एक तो याह्या खान के लिए उनके अपनी दोस्त बोलते थे कि वो बहुत ज़्यादा पीते थे और हमेशा पिए रहते थे और बिल्कुल अय्याश किस्म के इंसान थे। याह्या खान की एक सोच थी, एक सोच ये थी कि हम मार्शल रेस हैं, हम किसी को भी हरा सकते हैं और ये बंगाली हमारे सामने क्या बोलेंगे, हम मार्शल रेस हैं, हम वो रेस हैं जो कि हम लड़ने वाली रेस हैं। और उनकी एक थिंकिंग और थी कि एक मुस्लिम 10 हिंदुओं को मार सकता है। इस थिंकिंग के पीछे वो ये भूल गए थे कि इंडिया वो ज़मीन है जो कि 1965 यानी कि 1965 की युद्ध में शहीद अब्दुल हामिद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और उन्हें इंडिया ने परमवीर चक्र दिया। तो इंडिया में अपनी वतन पे जान देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता और उनकी ये गलतफहमी इंडिया ने बड़ी जल्दी ठीक भी कर दी। याया खान ने 2 अक्टूबर से ही अपने काम शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर से ही उन्होंने अपनी कारों पे बैनर लिखवा दिए, वी विल क्रश इंडिया, क्रश इंडिया। और इंदिरा गांधी के, मानिक शॉ के, इन दोनों के नाम से मजाक उड़ाया जाने लगा उनके रेडियो पे और पूरी हर जगह। 2 अक्टूबर को ही अब पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर ने अमेरिका से बोला कि हेल्प दीजिए, हेल्प डिनाई कर दी गई। हालांकि बे ऑफ बंगाल में एक यूएसएस एंटरप्राइज ज़रूर भेजा गया, वो बाद में, लेकिन मटेरियल हेल्प नहीं दी गई। और पाकिस्तानी एयरफोर्स को अटैक करने के ऑर्डर्स मिल चुके थे। 3 तारीख को उन्होंने अटैक कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के अटैक में इंडिया को भी खुल के सामने आना पड़ा अटैक के बाद। और इंडिया ने जो अटैक किया वो अब हिस्ट्री है। कैसे हिस्ट्री है कि 14 अक्टूबर तक 16 अक्टूबर तक, सॉरी 14 अक्टूबर तक ये काम हो चुका था, लगभग क्लियर था कि अब सरेंडर होने वाला है। 16 अक्टूबर को 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और इंडियन फोर्सेस ढाका में, जहाँ पे मेन सरेंडर हुआ, ढाका में पाकिस्तानी फोर्सेस 25,000 के आसपास थी और इंडियन फोर्सेस जो उसके चारों ओर खड़ी थी वो सिर्फ 5,000 थी। अपने से 5 गुना वाली फौज को सरेंडर कराया। याया खान एक ऐसे हैं जो कि एक ऐसे आदमी थे जो कि ये चाहते थे कि वो अपनी पूरी ऐश करना चाहते थे। उनको देश से कोई मतलब नहीं था। वॉर चल रही थी। सरेंडर से 2 दिन पहले उन्होंने पेशावर में एक मकान खरीदा था। उसमें वो उसमें वो अपने सारे दोस्तों से, बड़े अच्छे दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे, डांस कर रहे थे, शराब पी रहे थे और एक अपनी खास फ्रेंड जिनको उनकी पार्टनर बोला जाता है, जिसका नाम ब्लैक पर्ल बताया जाता है, उसके साथ थे वो वहाँ पे। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि हमारी आर्मी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। 14 तारीख की सुबह सुबह एक मैसेज पहुँचता है या नियाज़ी के पास और बोला जाता है कि नियाज़ी जी कि आप बताइए कि आप बहुत अच्छा लड़े, अब इस वॉर को बंद कर दीजिए। नियाज़ी घबरा गए देख के, यार ये वॉर बंद कर दीजिए मतलब। नियाज़ी ने बोला अपने आदमी को ज़रा फ़ोन करो, पता लगाओ कि क्या है। पता लगा मैसेज सही है, वॉर बंद करने की बात की गई है। वॉर बंद करने पे वो सीज़ फायर की बात कर रहे थे, नियाज़ी ने सरेंडर ही कर दिया। 14 तारीख को ही एक और मैसेज इंडियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। उस मैसेज में यह था कि गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, डॉक्टर AM मलिक एक मीटिंग लेंगे गवर्नर हाउस में 12 बजे। एयरफोर्स ने उसको देख लिया, वो कहाँ पे है लोकेशन, और जिस समय मीटिंग चल रही थी ऊपर से मिसाइल मारे। वो जब मिसाइल गिरे तो गवर्नर साहब इतने घबरा गए कि टेबल के नीचे घुस गए और टेबल के नीचे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा। और जैसे ही ऊपर से बॉम्बार्डमेंट बंद हुई, सीधे ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में घुस गए, जो कि UN ने बोला था कि ये सेफ जोन है,
ये ग्रीन जोन न्यूट्रल जोन है, इस पर कोई अटैक नहीं करेगा, और इंडियन फोर्सेस उसको मान रही थी। तो उन्हें पता लग गया अब मैं यहाँ बचूंगा। इस्तीफ़ा टेबल के नीचे ही उन्होंने लिख लिया था। और उसमें उसके बाद नियाज़ी ने जब सरेंडर किया, नियाज़ी ने जब पता लग गया उसे कि अब सरेंडर करना ही है, तो नियाज़ी ने मैसेज भेजा अमेरिकन एम्बेसडर को कि भाई मुझे सरेंडर करना है। अमेरिकन एम्बेसडर ने बातचीत की और सरेंडर की बातें की। इस बीच में हमारे यहाँ हमारे इसमें भी हमारे आर्मी भी उनसे टच में आई। जनरल जेकब उनसे टच में आए। जनरल जेकब वहाँ पहुँचे ढाका। ढाका पहुँच के उन्हें सरेंडर का जो इंस्ट्रूमेंट था वो लिख के दिखाया, वो पढ़ के सुनाया कि ये है। उधर नियाज़ी ने मना किया कि इस पर मैं साइन नहीं कर सकता। तो जनरल जेकब ने बोला कि मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इसे पढ़ लीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि हम 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं इसी चीज़ पे। अगर आप अब मना कर रहे हैं तो इसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ और बॉम्बार्डमेंट फ्री हो जाए, फिर से शुरू हो जाएगी, और आपने बांग्लादेश में जो किया है उसके बाद बंगाली लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रेशर के बाद नियाज़ी ने वो कर दिया। अब जहाँ तक बात है कि सरेंडर जब किया उसके बाद नियाज़ी ने खुद बोला कि इन रावलपिंडी वाले लोगों ने मुझे मरवा दिया। तो ये एक तरफ से नहीं था, ये 2-3 तरफ से था, क्योंकि नियाज़ी को भी बार बार आश्वासन मिल रहे थे कि तुम्हारे पास एनफोर्समेंट पहुंच रही है, तुम ऊपर से चाइना हमने बोला है वो बॉर्डर खोल देगा, तुम लड़ते रहो। और बार बार झूठ बोलते रहे, उसके पास कोई इन्फोर्समेंट नहीं पहुंची और वो अकेला लड़ता रहा। कितने दिन तक एक आर्मी अपनी ही आर्मी के ऑफिसर से झूठ बोल रही है। ये दुनिया से झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये अपनी आर्मी के ऑफिसर से भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ बोल बोल के, इन्होंने बांग्लादेशियों से झूठ बोला, इन्होंने जनरल नियाज़ी से झूठ बोला, यहाँ याह्या खान ने झूठ बोला, याह्या खान ने अपनी 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 पब्लिक से झूठ बोला। जब सरेंडर हुआ तब भी लोगों को नहीं पता चला पाकिस्तान में लोगों को अगले दिन पता चला कि सरेंडर कर दिया है। तब तक तो सबको यही पता लग रहा था कि हम लड़ रहे हैं और बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं और हम जीत जाएंगे। प्रेस को रोका हुआ था, प्रेस को सेंसरशिप की हुई थी, प्रेस भी असली बात नहीं बता रहा था, इंटरनेशनल प्रेस भी नहीं चल रही थी, इंटरनेशनल प्रेस कोई पढ़ भी नहीं रहा था शायद। जब सरेंडर हो, उसके बाद सरेंडर के अगले दिन जब पता चला तो सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए, बहुत भारी प्रोटेस्ट हुए। और उस प्रोटेस्ट को देखते हुए याह्या खान ने 16 दिसंबर का सरेंडर है, याह्या खान ने 20 दिसंबर को अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ी और प्रेसिडेंट बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें नियाज़ी को हाउस अरेस्ट में रख दिया, और हाउस अरेस्ट में रखने के बाद नियाज़ी उसके बाद हाउस अरेस्ट से बाहर आए 1979, जब जनरल ज़ियाउल हक, एक और आर्मी डिक्टेटर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। और हमीदुर रहमान कमेटी के सामने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमीदुर रहमान कमेटी के सामने नियाज़ी ने सीधे बोला मेरी गलती नहीं थी, जबकि वो आर्मी के चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तीनों रैंक उनके पास थी, वही सर्वे सर्वा थे। तो वो क्यों उनको ब्लेम उनके ऊपर ना दिया जाए, ऐसा ना पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा ना किसी और ने। और याह्या खान तो अपना ब्लेम क्या लेंगे। जहाँ तक बात ये कि वो इतने साल हाउस अरेस्ट में रहने के बाद जब हाउस अरेस्ट हटाया गया उसके कुछ दिन बाद ही वो मर गए। तो बांग्लादेश को अपना इंसाफ कभी नहीं मिल पाया। बांग्लादेश इंडिया से बोलता भी रहा कि ये जो 90,000 हैं और जनरल ये कि नियाज़ी है ये हमें दे दो, इनके खिलाफ हम केस चलाएंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था और सरेंडर में ये बोला था कि इन सबको सेफ़ पैसेज हम देंगे, हमारी ड्यूटी है, तो इंडिया ने अपना वो वादा निभाया और उन सबको सेफ़ पैसेज दिया। अब इस सब के बाद भी अगर पाकिस्तान ये बोलता है कि हम इंडिया ने बांग्लादेश अलग कराया, तो फिर पाकिस्तान अब बलूचिस्तान भी खो देगा। अगर पास से नहीं सीखा तो पाकिस्तान बहुत कुछ खोएगा। नमस्कार।